दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 1000 के करीब पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में शामिल सभी सरकारों को ग्रैप 4 लागू करने को कहा है। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रैप 3 लागू करने के अंदर काफी देरी बरती गई। दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारागार साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको निर्देश दे कि आप कमेटी बना करके सुनिश्चित करें कि ग्रैप 4 के जो नियम बनाए गए हैं वो ग्राउंड पर काफी अच्छे तरीके से लागू हो रहे हैं। तो काफी सारी टीम्स बनाई जाएंगी जो इसका पूरा एनफोर्समेंट करने की तरफ ध्यान देंगी। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और एनसीआर के स्कूल्स हैं उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक कि एयर क्वालिटी में सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर पराली जलाने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और वो नासा की सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि उसका डाटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिया जाए, कोरिया की सैटेलाइट से लिया जाए और दूसरी सैटेलाइट से लिया जाए, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ा जा सके और उसके अंदर उसके ऊपर कंट्रोल लेकर के आ जाए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रैप 3 है या 4 है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी सुझाव दिए जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो सुझाव देगी कि किस तरह से ये ग्रैप 3 और ग्रैप 4 उनको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अभी एक्यूआई 450 के पार पहुंच गया, ऐसे में ग्रैप 4 लग गया, लेकिन जब तक हमारा आदेश ना हो ये ग्रैप 4 को डाउनग्रेड नहीं किया जाए, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अपना अगला आदेश नहीं देता तब तक दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के ऊपर रोक रहेगी। दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जो डीजल पर कमर्शियल डीजल व्हीकल दिल्ली के अंदर आते हैं उनका आना भी बंद रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात खराब हैं। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू किया है। ग्रैप 4 की पाबंदियां आज सुबह 8 बजे से लागू भी हो गई हैं। डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जो राजधानी में ये प्रदूषण का आपातकाल है, ये इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। आज जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत एक्यूआई सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन को अगर मिला दिया जाए, उसका औसत देखा जाए तो वो 490 है और ऐसे कई सारे स्टेशन हैं जहां ये आंकड़ा 500 के भी पार जा चुका है। बवाना हो गया, इसके अलावा वजीरपुर हो गया, नेहरू नगर हो गया, द्वारका हो गया, पंजाबी बाग हो गया, ऐसे कई स्टेशन हैं जहां एक्यूआई इस वक्त 500 के पार है। और 500 का जो आंकड़ा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर जो सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मॉनिटरिंग स्टेशन मेजर नहीं करते हैं। उसे सीवियर प्लस कैटेगरी में कहा जाता है और इसमें किसी को सलाह नहीं दी जाती है कि आप बाहर निकलें जब तक जरूरी काम ना हो। वो स्थिति है इस वक्त यहाँ पे इंडिया गेट में हो और यहाँ की स्थिति ये है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, आंखों में जलन है, लोगों को सांसों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर पहले मैं अस्पतालों में भी गया था, वहां सांस की दिक्कत के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और आनन फानन में दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जो CAQM है उसने भी कुछ कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो स्कूल्स हैं 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो वो अभी ऑनलाइन मोड पे चलेंगे अगली सूचना तक। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बाहर से जो ट्रक्स आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक है जब तक कि वो एसेंशियल चीज़ें ना ला रहे हों और उसमें भी इलेक्ट्रिक CNG या LNG जैसे जो ट्रक्स हैं उनके लाने की मंजूरी है। लेकिन इस सारे कदम लगता है काफ़ी देर से उठाए गए हैं क्योंकि ये जो स्थिति है, आज का जो नज़ारा है, यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है। यहाँ तक कि जो फ्लाइट्स है 5 फ्लाइट्स को आज डाइवर्ट किया गया है सिर्फ लो विजिबिलिटी की वजह से और कई सारे कैंसिलेशंस भी हुए हैं। तो कदम उठाए गए हैं लेकिन देर से कदम उठाए गए हैं और उसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। और बढ़ते पोल्यूशन का खमियाजा सिर्फ शहर में रहने वाले नहीं, पर्यटक भी भुगत रहे हैं। अभी हमारे लड़की की रशिया के लिए फ्लाइट है
पोल्यूशन के वजह से वो अभी 2 घंटा लेट हो गया और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, मतलब ऐसा लगा नहीं था। अभी दिल्ली आए थे, बोला घूमेंगे 2 दिन, कल की फ्लाइट थी मेरी, बट अभी लग नहीं रहा घूमने लगा। अभी होटल जाके रुकना ही पड़ेगा। मतलब अब हमारे सिटी में ज्यादा अच्छा फील होता है इससे। एज ए टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कि कोई भी स्पॉट पे हम जा रहे हैं तो बहुत देयर इज लॉट ऑफ फॉग, देयर इज लॉट ऑफ स्मॉग आउट हियर, तो हमको कुछ विजिबली दिख ही नहीं रहा है। तो आई एम वेरी वरीड कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये भी ना दिखे, अभी जो दिख रहा है उतनी भी विजिबिलिटी ना हो। दिल्ली में सीएम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहां उन्होंने पॉल्यूशन के मुद्दे पर कहा कि देश के कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बैंकों को एमएसएमईज को कर्ज मुहैया कराने में आगे आने को कहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई अभी ग्रोथ की उम्मीदों से भरा हुआ सेक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलेट्रल की पॉलिसी से हटकर थोड़ा इनोवेटिव मॉडल अपनाना चाहिए। MSME not merely as a sector of risk, but as a sector of brimming opportunities, what has got to be on the top of the table for public sector banks? Banks should target lending, I said, 1.54 lakh crores more this year than the usual business as usual limit of 4.21 lakh crores. But banks next year for 25-26 should target lending of 6.12 lakh crores and 7 lakh crores for 26-27 for the MSMEs. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि देश में फिलहाल ग्रोथ को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों को अफोर्डेबल होने की जरूरत है। How concerned are you about inflation, and what is the view as far as interest rates are concerned? Do you expect a cut anytime soon, or do you believe on account of where inflation is at this point in time, the cut perhaps is going to be further pushed out? You know, this is a question which I'm sure every journalist would love to ask. And Shireen leads the bandwagon. I respect her for asking me this question. I will certainly try to give an answer. Global markets don't go by your demand and supply ups and downs. They want a consistent flow of pulses to come into India. So complex issues, but very much affecting the common man. So inflation gets actually very, very volatile because of the supply-demand constraints. Equally, I think what is important is when you look at India's growth requirements, and you can have so many different voices coming out and saying the cost of borrowing is really very stressful. And at a time when we want industries to ramp up and move building capacities, bank interest rates will have to be far more affordable. So I'm putting as much what Shireen asked me as a reply back to you, saying these are our requirements if we have to make Vikasit Bharat not just an aspiration but as a reality. So we need to have a lot more conversation on this, and I would stop at that. और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली रही, हालांकि बीच में बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन रिकवरी होल्ड करने में बाजार नाकाम रहा। लगातार 7वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरा, निफ्टी 79 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप में हल्की तेजी भी रही। वहीं आज सबसे ज़्यादा दबाव आईटी शेयर्स पर दिखा। आईटी इंडेक्स 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी शेयरों में तेज गिरावट रही। दरअसल ये गिरावट ग्लोबल कारणों से आई है। क्या है ग्लोबल कारण, बता रही हैं हर्षदा सावंत।
भारतीय आईटी कंपनियों में आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट इंट्राडे में 1200 पॉइंट से ज्यादा का भी नुकसान ये इंडेक्स दिखा चुका है, चाहे वो दिग्गज कंपनियां या फिर मिड कैप कंपनियां। बिकवाली की वजह लेकिन आप कह सकते हैं विदेशी बाजार और खासतौर से अमेरिकी मार्केट्स है। अमेरिका में दरअसल जब हम छुट्टी पर थे, जेरोम पावेल जो अमेरिकी फेडरल चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बयान दिया और उनका बयान साफ तौर से कहता है कि देखिए इस समय उनको ऐसे कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं कि जल्दबाजी में रेट कट्स और होने चाहिए। इन्होंने पिछले 1.5-2 महीनों में वैसे भी करीब 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है। अब यहां से आगे ऐसी इकोनॉमी कोई सिग्नल नहीं दिखा रही है कि जल्दबाजी में रेट कट होना चाहिए। जेरोम पावेल स्पेसिफिकली कहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत है, जॉब्स डेटा की तरफ से मजबूत संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कोई इमीडिएट रेट कट आने की गुंजाइश नहीं है। इसी बयान को सुनकर दरअसल नैस्डैक जो अमेरिका का टेक इंडेक्स है वहां पर प्रेशर देखने को मिला। वो इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में 2% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और उसी की इंपोर्टेड मंदी का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर बनता दिखाई दिया है। लेकिन एक और चीज आपको गौर करनी है कि पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी का आईटी इंडेक्स वैसे भी 5 से 6% तक के गेन्स दिखा चुका था। खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि शायद एक कारण या फिर बहाना चाहिए था, वो बिकवाली हावी हुई और ऐसे संकेत ये भी मार्केट ने पकड़े हैं कि शायद एफआईआईज जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में डिसेंट पोजीशंस आईटी स्टॉक्स में बना रखी थी, उनकी तरफ से भी कुछ लिक्विडेशन आया। वहीं आज मिडिल शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। क्या वजह है ही इसकी बता रही हैं दीपाली राणा। इंडियन कंपनीज के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब इमर्ज होते हुए दिखाई देंगी। कैसे वो बताएंगे, पहले न्यूज बता देते हैं क्या। दरअसल ट्रंप कुछ एक्शन ले उससे पहले चाइना एक्शन में आ गया है और चाइना ने एक्सपोर्ट कर्व्स को टाइटन किया है कुछ क्रिटिकल मेटल्स पर, जिसमें कि टंगस्टन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अलॉयज मेजरली हैं जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं। दरअसल जो टैक्स रिबेट्स मिलती थी वो 13 से 9% की रेंज में थी, लेकिन अब अगर हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें और कॉपर की बात करें तो ओवरसीज सेल्स पर जो टैक्स रिबेट मिलती थी वो 13% के आसपास थी, जिसको एंटायरली कर्व कर दिया है चाइना ने। 1 दिसंबर से ये जो नियम है वो लागू होगा और यही वजह थी कि अगर आप फ्राइडे को देखेंगे एलएमई पर क्या जोरदार रिएक्शन एल्यूमिनियम पर आते हुए दिखाई दिया था। 8.5% उछला था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के हाइस पर। कॉपर में भी 3 मंथ के लो से रिकवरी आते हुए दिखाई दी थी। एल्यूमिनियम पर ज्यादा इंपैक्ट क्यों है, क्योंकि अगर हम चाइना का ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो पिछले साल ही 40 मिलियन टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन चाइना ने किया था, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन में हाफ से भी ज्यादा का प्रोडक्शन है जो कि चाइना की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अगर एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स देखेंगे चाइना की तरफ से तो वो भी अक्टूबर में भी 2-2.5 साल के हाइस पर रहे थे। 13% का सर्ज हमने फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में देखा था एक्सपोर्ट्स में चाइना के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमने बेस मेटल्स में उछाल आते हुए देखा है। अब एक्सपेक्टेशंस यही बन रही हैं कि जो बाकी कंपनीज हैं, जो बाकी नेशंस हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। एल्यूमिनियम के प्राइसेस यहां से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे जो एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर ज्यादा तेज रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया है, जिसमें नाल्को है, वेदांता है, हिंडाल्को है। हिंडाल्को लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया में। यहाँ पर ग्लोबल डिमांड जो बढ़ेगी उसका बेनिफिट आते हुए दिखेगा। हिंडाल्को जो पोटेंशियली हायर प्राइसेस रह सकते हैं उसका एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली वेदांता की जो सब्सिडी है वेदांता एल्यूमिनिया, वो भी एक बड़ा प्लेयर है तो उसके लिए भी एक बेनिफिशियरी खबर है। नाल्को के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज यहां से इमर्ज होते हुए दिखाई देंगी। तो चाइना के एक्सपोर्ट कर्व होने से जो ग्लोबल सप्लाई रहेगी वो डेफिसिट हो सकती है चाइना की तरफ से, और बाकी नेशंस के लिए या फिर बाकी उन कंपनीज के लिए जो भी एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करती हैं या एक्सपोर्ट कर सकती हैं उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। तो ये थी मार्केट और इकोनॉमी की बड़ी खबरें। इधर दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि आपको छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन आप अब आम नहीं रही तो वो खास हो गई है। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज़ के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हज़ारों
कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। मतदान से पहले महाराष्ट्र चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण, आज चुनाव अड्डा में शाम 7:57 पर इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आलू, टमाटर और प्याज के दाम गिरने पर अब किसानों को इन्हें फेंकना नहीं पड़ेगा। सरकार अब किसानों को इस पर मॉडल रेट देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% मिलकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी आपने देखा होगा कि किसान आलू, टमाटर, प्याज को अगर ज़्यादा मात्रा में उगा देते हैं तो बाजार में उसका रेट गिर जाता है, कोई भी किसान से वो खरीदता नहीं है, किसान को उसको फेंकना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है और अगले साल किसान वो कमोडिटी दोबारा से नहीं उगाता। ऐसे में सप्लाई घट जाती है और प्राइजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आलू, टमाटर और प्याज की सप्लाई पूरे साल मिलती रहे, तो सरकार ने किसानों को एक मॉडल रेट देने का फैसला किया है। अब मॉडल रेट कैसे तय होगा? जो ICR है वो पहले तो इनकी एक लागत तय करेगा, उसके अंदर 50% का मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और बाद में जो भी अगर बाजार में उसकी जो कीमत होती है और जो मॉडल रेट है उसका जो डिफरेंस है वो किसानों को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50% दोनों आधी 50-50% इनके नुकसान की भरपाई करेंगी। तो सरकार को ये लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो किसानों को उनको सुनिश्चित रहेगा कि उनकी फसल खराब नहीं होगी, उसकी फसल उसको उगाने के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा और इनकी सप्लाई लगातार बनी रहेगी। तो आगे से जो आलू और टमाटर और प्याज की जो महंगाई है उसको भी काबू करने के अंदर मदद मिलेगी। तो सरकार इसको जल्दी ही लागू करने की तैयारी कर रही है और जल्दी राज्यों को चिट्ठी भेज करके सरकार इस पूरी योजना की जानकारी देगी। राजधानी दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने टैक्स पेयर्स लाउंज का उद्घाटन किया। इस टैक्स पेयर्स लाउंज में आप अपनी टैक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट पा सकते हैं। इस मौके पर दीपाली नंदा ने CBDT चेयरपर्सन रवि अग्रवाल से खास बातचीत की है। रवि अग्रवाल ने बताया कि ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत टैक्स पेयर्स को 31 दिसंबर तक विदेशों में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है और इस सिलसिले में ऐसे टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी रिटर्न में अंतर या मिसमैच पाया गया है। ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत विभिन्न देशों से जो अगर संपत्ति है या आय है वहाँ विदेश में, उसके बारे में जानकारी आती है, हर वर्ष आती है। और इस बार हमने उसको मैच किया इनकम टैक्स रिटर्न से और जहाँ पर ये देखा कि वो जो संपत्ति या आय है जिसको कि उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के FA शेड्यूल एक होता है उसमें उसको दर्शानी चाहिए, वो अगर नहीं दर्शाई है तो उसको टैक्स पेयर को ये बताया गया है कि भाई ये एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि नोटिस में आई है, आप इसको समय पे इसको ठीक कर लें। इसका पर्पज़ ये है कि टैक्स पेयर जो है हम व्हाट वी बिलीव इन इज कि टैक्स पेयर को हो सकता है ये अगर वो नहीं रह गया है उसको बताने से तो उसको जानकारी नहीं होगी या उसको प्रावधान का पता नहीं होगा। तो अगर उसको बताया जाएगा तो टैक्स पेयर अपने यहाँ स्वतः आएंगे और उसको फॉलो करेंगे। 31 दिसंबर तक की आपने समय सीमा तय की है, अगर इस दौरान कोई टैक्स पेयर ये नहीं कंप्लाई कर पाता है तो क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई की? समय सीमा जो है वो आयकर अधिनियम में ही प्रावधान है 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो वो सबके लिए है। और अगर वो नहीं फाइल होता है तो जो उसमें इनकम टैक्स एक्ट के जो और प्रावधान हैं वो लागू होंगे। इनकम टैक्स कानून की बात करें तो लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि इसे न सिर्फ भाषा में बल्कि जमीनी तौर पर भी सिंप्लीफाई किया जाए, तो किस तरह से अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे? जैसा आपको विदित होगा कि जुलाई में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका ऐलान किया था, घोषणा किया था अपने बजट स्पीच में कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इनकम टैक्स का करेंगे जिससे कि हम जो एक्ट की भाषा है उसको और हम सरल कर पाएँ, जिससे कि टैक्स पेयर उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए, इससे लिटिगेशन भी कम हो। तो उसी के उसमें कंप्लायंस में हम लोग वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऑनलाइन पोर्टल में जो है बाकी करदाताओं से और बाकी सब लोगों से भी
हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। हर एक जो सुझाव आ रहा है, 6000 से ज़्यादा सुझाव हैं, हम तो बल्कि और इनवाइट करते हैं और सुझाव सब लोग दें। सब सकारात्मक अगर सुझाव देंगे, मिलते हैं हमको, तो उसको हर एक सुझाव को हम लोग की टीम उतनी ही इसी जिम्मेदारी से उसको देखती है, उसको एनालाइज कर रही है कि किस तरह से उसको किया जा सकता है, एक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने अधिनियम को, देश को जब हम नया अधिनियम देंगे तो उसको, इसके लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जलने लगा है। पिछले हफ्ते सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादियों के मारे जाने के बाद राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके बाद जिरीबाम में विस्थापितों के कैंप से 6 लोग लापता भी हो गए थे। बाद में इनकी लाशें नदी में तैरती हुई मिली। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की है और नेताओं के घरों पर हमले भी किए हैं। राजधानी इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़, 6 लोगों के लापता होने और 7 नवंबर को एक महिला को जलाकर मारने की घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आज गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर के मामले पर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह मंत्रालय के नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, आईबी, असम राइफल्स और सीएपीएफ के अधिकारी शामिल हुए। इधर कॉनराड संगमा की एनपीपी ने बीजेपी की एन वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। संगमा ने हालात के नियंत्रण में मणिपुर सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया है। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील पहुंचे। नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। यहां रियो डी जेनेरो में G20 समिट में वो हिस्सा लेंगे। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। 18 और 19 नवंबर को रियो में G20 देशों का समिट होगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था कि वो समिट में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के विजन पर चर्चा को लेकर उत्साहित हैं। साथ ही वो यहाँ मौजूद राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी बात करेंगे। समिट के बाद प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गुयाना में रहेंगे। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा है। पीएम मोदी नाइजीरिया का ये सम्मान हासिल करने वाले दूसरे विदेशी हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ II को ये सम्मान मिला था। साथ ही ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रधानमंत्री को मिलने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने यहां प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझेदारी को अहम बताया है। कोल्ड प्ले म्यूजिक बैंड मौजूदा समय में दुनिया के लोकप्रिय बैंड्स में से एक है। मुंबई और अहमदाबाद में अगले साल उनके शो होने वाले हैं और टिकट तो लाइव होते ही तुरंत बिक गए। युवाओं में कोल्ड प्ले के लिए गजब की दीवानगी है। अहमदाबाद से बता रहे हैं केतन जोशी। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले भारत के युवाओं में भी अब इतना पॉपुलर हो गया है कि चंद ही मिनटों में सारी टिकटें बुक हो गई। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं, जहां पर अगले साल जनवरी में ये शो होने वाला है। आयोजकों ने पहले दिन की टिकट जो बिक गई तो दूसरे दिन का भी अनाउंसमेंट कर दिया और वो भी सारी टिकटें बिक गई। इस स्टेडियम की क्षमता है 1,10,000 और 120 मिनट में 2,20,000 टिकट है वो सोल्ड आउट हो गई। अब आशंका ये भी है कि जब ये शो होने वाला है उनके आसपास होटल और एयरफेयर भी काफी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से कोल्ड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग आने वाले हैं। इससे पहले मुंबई में भी ये शो होने वाला है, जहां पर लगातार 2 दिन की जो शो की टिकट है वो भी बुक्ड हो गई, यानी कि लोग टिकट चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है। शायद टिकटों की कालाबाजारी होने की भी आशंका है। यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पर कोल्ड प्ले के मिलियंस ऑफ व्यूअर और फॉलोअर्स है। उनकी एक एक
गीत और एक एक कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग लाखों का खर्च भी कर देते हैं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज से ताकि रहे खबरों पर अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।